जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी ये क्लास है, क्लास 10th रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम क्या होता है और अधिगम वक्र क्या होता है और अधिगम का जो स्थानांतरण होता है, वो क्या होता है और अधिगम अक्षमताएँ क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने क्लासेस नहीं देखी है, तो ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। क्लासेस जो हमारी चल रही है, पेपर 1, पेपर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए चल रही है। चलिए, बात करते हैं अब अधिगम की। अधिगम क्या होता है? अधिगम यानी लर्निंग क्या होती है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया यानी कि आपके जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है आपकी प्रक्रिया। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है। यानी मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है, सीखता ही रहता है। प्रारंभ में शिशु असहाय पारसित होता है, किंतु धीरे-धीरे वह अपने ही वातावरण के अनुकूल समायोजित समायोजित करने का प्रयत्न करता रहता है, ठीक है? इस समायोजन में प्रक्रिया से वह अनुभवों से अधिक लाभ उठाया जाता है, ठीक है? अधिक लाभ उठाया जाता है, उसे अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अधिगम। जिस प्रकार ये आपको पता होगा कि अभिमन्यु अपनी माँ माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ने सीखा था और सीखा था उसने और कुछ ना कुछ अधिगम सीखता रहता है। चलिए, आगे बात करते हैं। देखिए कुछ ये परिभाषा है। बात यदि कहते हैं वुडवर्थ की, नवीन ज्ञान या नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया है, ठीक है? नवीन ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं या फिर नवी उनकी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त प्राप्त करते हैं, तो उसे या अधिगम कहते हैं, ठीक है? गेट्स और अन्य के द्वारा। अधिगम अनुभव, अधिगम यानी कि लर्निंग, अनुभव एक्सपीरियंस होते हैं जो आपके प्रशिक्षण यानी कि जो आप टीचिंग देते हैं, ठीक है? का परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यानी जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। आइए बात करते हैं क्रो-क्रो के द्वारा, ठीक है? अधिगम आदतों यानी कि जो हमारी आदतें होती हैं, आदतें बदलती रहती हैं हमारे समय-समय पर जैसे-जैसे हमारा अधिगम होता रहता है। ज्ञान यानी कि जो हमारी नॉलेज है उसमें भी बदलाव होते रहते हैं। अभिवृत्ति, ठीक है? का अर्जन है। किसका अर्जन है? अभिवृत्ति का अर्जन यानी कि हम अर्जन करते रहते हैं कुछ ना कुछ, चाहे वो हम गलत सीखें या सही सीखें, समाज में रह के। चलिए बात करते हैं अब, अधिगम के कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम। देखिए, अधिगम सार्वभौमिक है, यानी कि अधिगम जो है सार्वभौमिक है, वो सब तरह से हम सभी जगहों से सीखते हैं। चाहे वो वातावरण से सीखें, समाज से सीखें या बड़ों से सीखें, अनुकरण द्वारा सीखें, ठीक है? अधिगम सीखते हैं हम। लर्निंग करते हैं हम कैसे भी करें, ठीक है? अब याद करें अधिगम परिवर्तन है, मतलब परिवर्तन होता रहता है अधिगम के द्वारा ही। जैसे कि आप 10th क्लास में आएँगे, फिर आप 11th क्लास में आएँगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन आते रहेंगे। फिर आप 12th क्लास में आएँगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन आते रहेंगे। धीरे-धीरे आपके विकास में भी परिवर्तन आता रहेगा, आप बड़े होते रहेंगे, ठीक है? बात करते हैं यदि अधिगम विकास है, यानी कि अधिगम के द्वारा ही विकास होता है। देखिए, जैसे-जैसे बच्चा पढ़ता है, अधिगम करता है, तो उसका जो विकास में विकास होता रहता है उसका। आगे बात करें, अधिगम अनुकूलन है। अनुकूलन मतलब कि एडaptation, कुछ ना कुछ बच्चा अडॉप्ट करता है समाज के द्वारा, चाहे वो पर्यावरण के द्वारा हो, समाज के द्वारा हो या अपने परिवार के द्वारा हो, ठीक है? वे कुछ ना कुछ अडॉप्ट करता रहता है, ठीक है? आगे यदि हम बात करें, अधिगम निरंतर है। अधिगम यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। कब तक? जब तक आप जीवन पर्यंत तक चलता रहता है आपका, ठीक है? बात यदि करें, अधिगम रचनात्मक है। देखिए, जब बच्चा है ना क्लासरूम में रहता है तो कोई नई-नई चीज़ें करता है, नए-नए आइडियाज़ लाता है, क्रिएटिव क्रिएटिव सोचता है वो, और नई-नई विधियाँ लाता है, दृष्टिकोण अपनाता है नए-नए, ठीक है? नए-नए आइडिया लाता है। बात यदि कहते हैं अधिगम अधिगम प्रक्रिया, अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस है, चलता रहता है जो। बात करें यदि अधिगम स्थानांतरणीय स्थानांतरणीय है, यानी कि कैसा है? ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है, ठीक है ना? ट्रांसफ़र होता रहता है, यानी कि जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखे, तो आप बाइक चलाना आराम से सीख जाएँगे। जैसे साइकिल चलानी आती है आपको, तो आप बाइक चलाना भी सीख जाती हैं। आगे यदि बात करें, ये कुछ और पॉइंट है अधिगम के, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं सही से। देखिए, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि आप समाज के द्वारा ही सीखते हैं, अनुकरण करते हैं, उनके रीति-रिवाज सीखते हैं। समाज में जो घट रहा है, क्या रीति-रिवाज चल रहे हैं, क्या घट रहा है, वो सीखते हैं समाज में क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? सार्थक अधिगम में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार, यानी कि जो सार्थक अधिगम होता है उसमें एक समस्या, कोई एक समस्या दीजिएँगे, आप विभिन्न-विभिन्न तरीकों से उसमें सोचेंगे कि इसका क्या निवारण होगा और क्या-क्या विचार आएँगे आपके माइंड में, ठीक है? और के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम, यानी कि जो आप प्रारंभिक कक्षाएँ होती हैं उसमें जो शिक्षण देते हैं, बच्चों को टीचिंग करते हैं, देते हैं मतलब कि
के लिए करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग ज़रूरी होता है। देखिए जब बच्चों को आप शिक्षण देते हैं स्कूल में शिक्षण देते हैं कक्षा में, तो वहाँ पर है ना बच्चों को करके सीखना, जब वे करके सीखेंगे तो उनका जो व्यवहार में परिवर्तन भी आएगा और उनका अधिगम भी बढ़िया होगा और वो चीज़ों को सीखेंगे, खुद से ही करेंगे वे चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं हम। अच्छे अधिगम के लिए शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। देखिए जब बच्चा अधिगम कर रहा है तो आप जो टीचर होता है और बच्चा जो होता है उनको दोनों सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि उसकी मदद करनी चाहिए टाइम-टाइम पे, ठीक है? और उसके साथ कार्य करना चाहिए जिससे वो कार्य में और निपुण हो जाए, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक यानी क्रिएटिव चिंतन, ठीक है? और तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है, यानी कि समस्या समाधान होगा जब सार्थक अधिगम होगा आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिगम जो है ज्ञानात्मक, देखिए अधिगम के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, आपको ज्ञान होता है, ठीक है? प्रभावात्मक यानी कहीं न कहीं वो आपके जो विकास पर प्रभाव डालता है। क्रियात्मक है, उसके द्वारा आप क्रियाएँ भी करते हैं, ठीक है? पक्ष से संबंधित है, किससे? तीनों से संबंधित है हमारे। चलिए अब देखते हैं सीखने का वक्र देखते हैं। देखिए यदि सीखने के इस गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए, यानी कि एक ग्राफ पेपर होगा उस पे अंकित किया जाए, तो सीखने के वक्र रेखा सीखने की उन्नति या या अवनति को दिखाती है। ये अवनति होगा। अवनति को दिखाती है, एक वक्र रेखा बन जाती है, ठीक है? बन जाती है वो एक वक्र रेखा। इसी को सीखने की वक्र रेखा कहा जाता है। यानी कभी तो उसमें उन्नति होगी, कभी तो बढ़ोतरी होगी और कभी कमी होगी, कभी उन्नति होगी, कभी अवनति होगी। ऐसा नहीं है कि सीधा जाता रहेगा, सीधा भी जाएगा मतलब कि सीखने का वक्र रेखाएँ सदा एक समान नहीं होती, यानी कि एक समान नहीं होती, कभी धीमी होती है, कभी तेज़ होती है। उनमें विभिन्नता पाई जाती है, देखिए उनमें विभिन्नता पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, गुणोत्तर वक्र, ठीक है ना? कन्वेक्स कर्व, इस वक्र में रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तेज़ होती है, यानी कि इसमें जो वक्र की गति होती है, यानी कि वो सीखने में पहले जो तेज़ होती है प्रारंभ में सीखने की गति जो होती है वो तेज़ होती है, यानी कि इसके बाद सीखने की गति क्रमशः कम पड़ जाती है, यानी कि कम पड़ जाती है इसके बाद गति। इसी प्रकार के सीखने की प्रारंभ में उत्साह अधिक होता है, यानी कि जो बच्चा सीखता है शुरू-शुरू में प्रारंभ में, तो उसमें उत्साह बहुत होता है। इस प्रकार सीखते हैं हम, देख देख सकते हैं इसके माध्यम से। देखिए, इसमें जो सीखने की गति है पहले जो तीव्र होगी, इस तरह से तीव्र हो जाती है। फिर धीरे-धीरे इसमें मंद पड़ जाती है, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए नतोत्तर वक्र है। कॉनकेव कर्व जो है अक्सर इसमें आरंभ में सीखने की गति धीमी होती है, यानी कि इसमें जो हमारी जो गति होती है, सीखने की जो गति होती है, वो धीमी होती है। फिर जो है बाद में जो है धीरे-धीरे सीखने की गति में बढ़ोतरी होती है। जैसे-जैसे हम सीखते रहते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होती जाती है। इसे भी देख के समझ सकते हैं, समझते हैं इसे भी। देखिए, इसमें जो पहले जो गति होगी वो धीमी-धीमी होगी इस तरह से। फिर धीरे-धीरे तेज़-तेज़ होगी गति, ठीक है? बढ़ोतरी आएगी इसमें। आगे चलते हैं, देखते हैं और ये मिश्रित वक्र आ जाएगा आपका, ठीक है? कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व, ठीक है? इस वक्र रेखा में आरंभ में सीखने की गति धीमी, यानी कि इसमें जब सीखने की गति जो होगी जो मिश्रित होगा, इसमें पहले सीखने की जो गति होगी धीमी होगी, इसके बाद तेज होती है, यानी कि समय-समय पर इसकी गति धीमी होती रहती है और तेज होती रहती है, यानी ये बढ़ती रहती है और कम होती रहती है। और कुछ समय के तक इस सीखने की गति सीखने में तेजी बनी रहती है, यानी कुछ समय तक तेजी बनी रहती है और इसके बाद सीखने की गति फिर से धीमी होने लगती है, यानी फिर धीमी होने लगती है। इसी प्रकार आरंभ में प्रगति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है, ठीक है? मंद हो जाती है। ठीक है। 1 सेकंड इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं चार्ट के माध्यम से, जैसे कि ये गति है, ठीक है? जैसे गति है तो यहाँ पर ये धीमी, कभी धीमी हो जाएगी, कभी तेज़ हो जाएगी, कभी धीमी हो जाएगी, कभी तेज़ हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं सरल रेखीय वक्र की, यानी कि इसमें स्ट्रेट लाइन कर्व, यानी कि इसमें सीखने की जो गति होती है समान रहती है, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि कभी तेज़ होगी, कभी धीमी होगी, कभी मंद होगी, कभी ज़्यादा होगी। इसमें जो सीखने की गति होती है वो एक समान रहती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन रहती है। एक सेकंड देखिए, इसमें जो
गति जो रहती है इस तरह से ही स्ट्रेट लाइन रहती है, ठीक है? आगे यदि बात करें अधिगम पठार यानी कि जो लर्निंग प्लेट्यू है इसमें इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी कि जो अधिगम पठार है जो इसमें जो हमारी जो सीखने की गति है वो रुक जाती है। यानी इसमें न तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। ना ही तो इसमें उन्नति होती है, ना ही तो बढ़ोतरी होती है और ना ही अवनति होती है, ठीक है? अधिगम पठार में अधिगम की गति शून्य हो जाती है। इसमें कहीं इसमें जो हमारी गति जो होती है शून्य हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण की, यानी कि लर्निंग ट्रांसफर, ठीक है? शिक्षा में सीखने के स्थानांतरण का अर्थ है, यानी कि जो शिक्षा में सीखने का स्थानांतरण का जो अर्थ है वो सीखी हुई क्रिया, यानी कि जो हम क्रिया सीख चुके हैं पहले और विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग, यानी जो विषय के बारे में हम जो सीख चुके हैं उनका अन्य स्थितियों परिस्थितियों में प्रयोग करना, उपयोग करना, क्या कहलाता है? लर्निंग ट्रांसफर, ठीक है? एक विषय की स्थिति में अर्जित ज्ञान, यानी कि जो हमने ज्ञान अर्जित किया, जैसे आप पढ़ते हो, तो छोटी क्लास में पढ़ते हो, फिर बड़ी क्लास में आते हो, तो आप जो छोटी क्लास से ज्ञान लेके आते हो, ठीक है? वो ज्ञान अर्जित अन्य विषयों या अन्य परिस्थितियों के ज्ञान का, यानी आप फिर बड़ी क्लास में जाते हो, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल होता है। का प्रभाव पड़ता है कि अधिगम के स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए स्थानांतरण के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। सकारात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर, जब एक विषय का अधिगम, यानी कि एक विषय में जो आपने अधिगम किया है और दूसरे विषय के अधिगम में सहायक सिद्ध होता है, यानी कि दूसरे विषय के जो अधिगम कर रहे हैं आप उसमें सहायक होता है, तो इसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि आप छोटी क्लास में हो, जैसे आप 9th में आ जाएगा या जैसे आप फर्स्ट क्लास में हो, तो आपके सेकंड क्लास में जब आओगे तो उसमें आपका सहायक रहेगा। फर्स्ट क्लास में जो आप सीखे हुए हैं तो वो सेकंड क्लास में आपका सहायक रहेगा। या फिर ऐसे भी मान सकते हैं जैसे कि आप साइकिल चलाते हो तो आपके लिए बाइक चलाना आसान रहेगा, यानी कि उसमें उस विषय में आपने महारत हासिल कर ली है, ठीक है? ये होता है सकारात्मक सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है? इसके बारे में हम और देख लेते हैं। इसमें पूर्व में प्राप्त ज्ञान, यानी कि जो आप पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, साइकिल चलाना सीख चुके हो, कौशल कौशल, अभिवृत्ति या अनुक्रियाओं का प्रभाव, बाद में सीखे जाने वाले ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति या फिर अनुक्रियाओं पर सहायक रूप से पड़ता है, ठीक है? सहायक रूप से पड़ता है। मैंने बता ही दिया आपको। देखिए, बात यदि करें नकारात्मक स्थानांतरण की, नेगेटिव ट्रांसफर की, जब एक विषय का कौशल का अधिगम दूसरे विषय कौशल के अधिगम में बाधक होता है, यानी कि ये बाधक होता है या कठिनाई उत्पन्न करता है, ये कहीं न कहीं हमारे जो उसमें कठिनाई उत्पन्न करता है अधिगम में, तब उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि आप इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि आप भाषा सीखते हैं, तो आपकी हिंदी भाषा है, यदि पहले आप इंग्लिश सीखें और फिर बाद में हिंदी सीखें, तो आपके लिए कहीं न कहीं वो कठिनाई उत्पन्न करेगा। क्योंकि आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश से आप हिंदी नहीं सीख सकते, ठीक है? अब बात करते हैं आगे यदि क्षैतिज स्थानांतरण यानी हॉरिज़ॉन्टल ट्रांसफर, ठीक है? क्षैतिज स्थानांतरण सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है, यानी कि कितने प्रकार का होता है? दोनों प्रकार का होता है, नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है, ठीक है? जब भी प्रकार की योग्यता अथवा ज्ञान अन्य सीखी जाने वाली योग्यता अथवा ज्ञान में सहायक होता है, उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए जैसे कि आप गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं आप, गणित के फ़ॉर्मूले याद हैं, तो कहीं न कहीं आपके जो साइंस से रिलेटेड है, साइंस का जो सब्जेक्ट होता है, उसमें जो फ़ॉर्मूले आते हैं, फिर उसमें जो इक्वेशन आती हैं, उसको आप सॉल्व करने में कहीं न कहीं महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं शून्य स्थानांतरण की। देखिए शून्य स्थानांतरण यानी ज़ीरो ट्रांसफर, जब अधिगम की प्रक्रिया में पूर्व अनुभव न तो सहायक हो, न ही तो सहायक हो और न ही बाधक हो, तो यह अधिगम शून्य स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य स्थानांतरण कहलाता है। जैसे आप इतिहास की जानकारी रखते हैं तो आपका उसमें तैरने से संबंधित कोई नहीं है। इतिहास की जानकारी रखते हैं तो जैसे कि साइकिल चलाने से संबंधित कुछ नहीं है। तो वहाँ पे शून्य जो ट्रांसफ़र रहेगा, ठीक है? शून्य स्थानांतरण कहलाएगा आपका। देखिए अब देख लेते हैं अधिगम अक्षमता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो किसी न किसी को कोई ना कोई डिसेबिलिटी रहती है। सीखने की क्षमता
या योग्यता में कमी, यानी कि जो हम सीखने की क्षमता रहती है, हमारी एफिशिएंसी रहती है, और योग्यता जो उसमें कमी रहती है, उसकी अनुपस्थिति होना, यह एक ऐसी समस्या है जिससे किसी व्यक्ति को सीखना, समझना, काम करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, इसकी वजह से काम करना ही मुश्किल हो जाता है और समझना ही मुश्किल हो जाता है। कहीं न कहीं जब आपको एफिशिएंसी रहती है, ठीक है? सॉरी, डिसेबिलिटी रहती है लर्निंग में, तो कहीं न कहीं वो इस चीज़ को ना समझ पाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि डिस्लेक्सिया, पढ़ने से संबंधित कठिनाई, यानी कि आपको इसमें कहीं न कहीं पढ़ने में विकार आएगा या कठिनाई आएगी, अक्षमता आएगी। जैसे कि आप शो का वास पढ़ लेते हैं, वास का शो पढ़ लेते हैं, ठीक है? डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित है। इसमें जैसे कि डी आपको लिखना है, छोटे बच्चे, 1 सेकंड। जैसे छोटे बच्चे डी लिखते हैं, इस तरह से डी लिखते हैं, इस तरह से, तो छोटे बच्चे डी का बी बना देते हैं। डिसकैलकुलिया यानी कि गणित से संबंधित, इसमें गणित कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कि इसमें 2, 3 और 2, 5, सॉरी 2, 9, इसे जोड़ देते हैं तो 2, 3, 12, ठीक है? तो वहाँ पर ये 12 लिख देता है, 12 का यानी 2 नहीं लिखता, ठीक है? जो हासिल बच जाता है वो नहीं बचाता। यदि बात करें डिस्मॉर्फिया की, यानी कि भ्रम संबंधित हो जाता है, भ्रम संबंधित होता है ये हमारा। अ, डिस्फेजिया जो होता है बोलने से संबंधित विकार होता है, और डिस्प्रैक्सिया जो है हमारे शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। यदि डिस्थीमिया की बात करें तो तनाव से संबंधित विकार होता है ये हमारा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं स्वालीनता, यानी कि आत्म-केंद्रितता है, ऑटिज़्म। एक ही व्यवहार को बार-बार किया जाना ऑटिज़्म कहलाता है, यानी कि एक ही व्यवहार को आप बार-बार कर रहे हैं, एक ही कार्य को बार-बार करना, या फिर एक किताब को जैसे कि बार-बार पढ़ना, एक ही शब्द को बार-बार रिपीट करना, वो ऑटिज़्म कहलाता है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को बातचीत करने में, जैसे कि बातचीत करने में इसे कठिनाई आएगी, पढ़ने-लिखने में इसे आएगी, समाज में मेल-जोल, यानी समाज में जब मेल-जोल बढ़ाएगा, तो इसे कहीं न कहीं उस चीज़ें में परेशानी आएगी। चलिए आगे देख लेते हैं, एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा किसी एक चीज़ या किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, यानी कि उसकी जो ध्यान है वो एक एक कार्य पर नहीं रह पाता, वो अलग-अलग कार्यों पे जाता रहता है। जैसे पढ़ रहा है तो वो खेलने पे ध्यान देगा, यदि टीचर कुछ समझा रहे हैं तो वो बातों पे ध्यान देगा, यानी कि उसका ध्यान नहीं लग पाता, एक पे फ़ोकस नहीं कर पाता एक चीज़ पर, ठीक है? और बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता है वो हर इंगे-धिंगे देखने के लिए, ठीक है? चलिए। देखिए, अब पढ़ लेते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में कुछ। आरपीडब्ल्यू एक्ट 1995 के स्थान पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 लाया गया, ठीक है? ये लाया गया पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 लाया गया था, ठीक है? पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आरपीडब्ल्यू एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता, यानी कि जो विकलांगता है बच्चों को 7 प्रकार से बढ़कर 21 प्रकार कर दिया गया, यानी कि जो 7 प्रकार की जो विकलांगता थी उसे 21 प्रकार बढ़ा दिया है। किस प्रकार की विकलांगता है, ठीक है? और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया, क्या सुनिश्चित कर दिया गया? कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी है। यानी कि यदि कोई और विकलांग है तो उसके उसके लिए भी उसे शक्ति है, उसे भी उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट हैं, देखिए। जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, यानी कि कहीं न कहीं सबको समानता मिलेगी, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो किसी को कोई भी विकार हो, अक्षमता हो, तो उन्हें समानता मिलेगी, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यदि बात करें स्कूल जाने के लिए बच्चों को हर 5 साल में सर्वे होगा, यानी कि 5 साल में, हर 5 साल में बच्चों का सर्वे होगा, कि जो जो बच्चे हैं वो सही हैं या नहीं है, उन्हें कोई विकार तो नहीं आ रहा, उन पे टाइम-टाइम पर उन पे, ठीक है, ध्यान रखना। यदि बात करें बुक्स के माध्यम से टीएलएम आदि उपलब्ध कराना, जिससे कि उनके लर्निंग अच्छी हो सके, लर्निंग इफेक्टिव हो सके, प्रैक्टिस अच्छी हो सके उनकी, ठीक है? अब बात करते हैं गामक या गतिमान अक्षमता, यानी कि जो गति द्वारा वे सही नहीं कर पाते कार्य, ठीक है? जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। गामक अक्षमताओं में मांसपेशियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं, यानी कि अपनी जो मांसपेशियाँ हैं, उनका वे सही इस्तेमाल से नहीं कर पाते। चाहे वो बड़ी मांसपेशियाँ हों, चाहे वो छोटी मांसपेशियाँ हों, उन दोनों का ही वे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है? सही से चल नहीं पाना, कूदना, हाथ से कोई वस्तु न पकड़ पानी, जैसे कि पेंसिल नहीं पकड़ पाना या बॉल नहीं पकड़ पाना या बैट नहीं पकड़ पाना, ठीक है? बोर्ड पर कुछ लिखवाएँ तो वो नहीं पकड़ पाना, ठीक है?
कहीं न कहीं उनमें अक्षमता होती है, तो उन्हें चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपकी क्लास यहीं तक थी आज। आज की क्लास आपकी यहीं तक की। अगर जो सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देख लेते हैं क्या है आगे। ये बैच है, बैच की टाइमिंग है। देखिए ईवीएस जो आपकी 9 बजे चल रही है और आपकी 10 बजे चल रही है। और मैथ्स जो आपको वासु सर पढ़ा रहे हैं 12 बजे, और हिंदी आपको उदय सर पढ़ा रहे हैं 11 बजे। क्लास जो चल रही है हमारी पेपर 1, पेपर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।